हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और वेलकम टू दी रैपिड रिवीजन ऑफ क्लास 9th साउंड। मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से इस चैप्टर का इंतजार कर रहे थे। देखो, वैसे तो मैंने ना वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वो वन शॉट वीडियो 1.5 घंटे की है, जिसके अंदर हमने डिटेल में क्वेश्चंस भी करे और थ्योरी भी पढ़ी है। लेकिन आज हम 15 से 20 मिनट के अंदर रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, यानी क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है साउंड। साउंड है क्या? तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि साउंड कुछ नहीं है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस कैसे होती है? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि हम सुन पाते हैं। यानी साउंड क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि जो वाइब्रेशन है ये क्या होता है? तो वाइब्रेशन कुछ नहीं है, जब भी कोई चीज आगे जाती है पीछे जाती है, आगे जाती है पीछे जाती है, यानी वाइब्रेशन इज द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे एक पेंडुलम है, इधर जाएगा इधर जाएगा, क्या है? एक प्रकार से वो भी वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है कि ये जो साउंड है ना, ये प्रोपोगेट कैसे करता है, यानी ट्रैवल कैसे करता है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स के अंदर पूछा गया है। तो याद रखना, साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम क्या होता है? जैसे कि एयर होता है ना, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। तो साउंड को ना एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अब एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, यानी इमेजिन करो मैं जो हूं, मैं वाइब्रेट करने लगा, मैं हिलने लगा, मैं हिलने लगा। ठीक है, अब जब मैं वाइब्रेट करूंगा ना, तो मेरे बगल का जो पार्टिकल है, यहां पर इतनी जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगेंगे। अब एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, उससे एनर्जी दूसरे पार्टिकल में गई, दूसरे से तीसरे में गई, तीसरे से चौथे में गई, और एनर्जी ट्रांसफर होती गई और साउंड ट्रांसफर होता गया। ठीक है, तो याद रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट मेक्स सराउंडिंग पार्टिकल वाइब्रेट। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल ट्रांसफर एनर्जी टू द नियर बाय पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल पे भैया ट्रांसफर हो गया। और फिर क्या हुआ? दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द मीडियम एंड रीचेज आवर ईयर। यानी हमारे कानों तक ये डिस्टर्बेंस पहुंचता है और हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रखना, साउंड ऐसे ट्रेवल करता है। अभी जो साउंड ट्रेवल कर रहा है ना, इस चीज को हम बोलते हैं वेव, यानी साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब तुम बोलोगे ये वेव क्या है? अरे वेव की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन देखो। वेव क्या है? वेव इज द डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? इज द डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। समझाता हूं, इमेजिन करो मेरे में वाइब्रेशन आई, मैं इधर मूव करा और मैं वापस उसी जगह पे आ गया। समझे बात को? यानी मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं यहां से उठ के यहां नहीं पहुंचा। और इसी चीज को वेव बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर पढ़ लो। वेव इज द डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो वेव है ना, इस वेव को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अगर मैं मीडियम के हिसाब से डिवाइड करूं तो दो प्रकार की वेव होती है। एक वो वेव होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए। तो साउंड वेव नहीं था, हाँ। तो उन सारी वेव्स को हम बोलते हैं क्या? उन सारी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और कुछ वेव ऐसी भी होती हैं जिनको सराउंडिंग की जरूरत नहीं होती। एग्जांपल बताऊं? अरे जो सूरज की रोशनी है वो भी तो एक वेव है। वो कहां से आ रही है? वो वैक्यूम से आ रही है, स्पेस से आ रही है। तो वो तो विदाउट मीडियम आ रही है। उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इनको मीडियम चाहिए होता है। दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। दे कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? लाइट, रोशनी जो होती है वो तो ट्रेवल कर जाती है, लेकिन जो साउंड वेव होती है दैट कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम। यानी अगर तुम और मैं चांद पे चले जाए ना, तो चांद पे क्योंकि एयर नहीं है, तो हम एक दूसरों की आवाज नहीं सुन सकते। वहां पर ना वो ट्रांसमीटर लगा के रखते हैं वो जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, इसी वजह से आवाज आ पाती है, वरना ऐसे नॉर्मली आवाज नहीं आ सकती वहां। ठीक है, चलो। अगर मैं वेव को डिवाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल, तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं होता। मैं कह रहा हूं पीके ट्रिक है ना, वाई टू फियर व्हेन परेशान भी है हियर। तो देखो, एक ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम ना स्कूल में सो रहे थे और तभी पीटी टीचर आए। पीटी टीचर होता है ना, पीटी टीचर ने बोला तुझसे, ओए स्लीप लेटर। तो याद रखेंगे, पीटी टीचर ने क्या बोला? स्लीप लेटर। अब इसका क्या मतलब है? देखो, P यानी परपेंडिकुलर, T यानी ट्रांसवर्स वेव। यानी ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें जो पार्टिकल होता है ना, वो परपेंडिकुलर समझते हो, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है, और अगला है पीटी सर ने बोला स्लीप लेटर। S यानी स्ट्रेट और L यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल है वो सीधा जाता है,
ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है। अब एक बार डेफिनेशन देखोगे, ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। यानी अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल ऐसे होगा, पार्टिकल ऊपर नीचे होगा, पार्टिकल परपेंडिकुलर है, वेव यहां, पार्टिकल देख रहे हो, वेव ऐसे, पार्टिकल ऊपर नीचे परपेंडिकुलर। जबकि अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल की, तो इसमें पैरेलल होता है। मीडियम ऑसिलेट पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, लेकिन उसमें क्या है, उसमें परपेंडिकुलर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, पीटी सर ने बोला स्लीप लेटर। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल बताऊं, तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको दिया था लाइट का भी एग्जांपल दिया था। तो देखो, ट्रांसवर्स वेव जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव की कुछ चीजें आपको याद रखनी, ये जो टॉप वाले पॉइंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो बॉटम वाले पॉइंट होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो याद रखना क्या, कि कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट जो कि हाई पॉइंट्स हैं और ट्रफ हैं जो कि लो पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव। कौन सी? साउंड वेव। ठीक है, अब साउंड वेव कैसी दिखती है, यहां पे ना कुछ कंप्रेशन होते हैं, कुछ रेयर फ्रैक्शन होते हैं। कंप्रेशन क्या है, ये वाला जो एरिया है जिसमें हाई प्रेशर, रेयर फ्रैक्शन लो प्रेशर, हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की, याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब भैया हमें याद ही नहीं रहता, साउंड ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अरे मैंने क्या बोला, पीटी सर ने क्या बोला था दोस्तों, पीटी सर ने बोला स्लीप लेटर। बस तुझे यही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट भी है और ऐसे साउंड भी है। तो साउंड कैसी है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन होते हैं, वहां पर क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा बस आपको एग्जांपल याद रखने, इसका एग्जांपल क्या है, लाइट, इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। याद रखना, जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, वो कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड ऑन दी सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। जबकि ये जो होता है ना, अगर मैं इनकी बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मेनली ना मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी इनको मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इनको मीडियम ज्यादातर नहीं चाहिए होता। एग्जांपल लाइट वेव है, याद रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, यहां पर आपको ये डायग्राम समझ में आ गए, दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, बस इतनी चीज हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब ना एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी है साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, उस एक्टिविटी में हम एक ये बेल जार लेते हैं, मतलब ऐसे समझो एक जार है, जार के अंदर हमने बेल लगा दी, इलेक्ट्रिकल बल्ब लगा दी। ठीक है, बेल, और मैंने क्या करा, एक वैक्यूम पंप लगाया, और जितनी भी हवा थी ना, जितनी भी एयर थी, सब खींच ली। तो अब इसके अंदर एयर नहीं है, और जब एयर नहीं होगी तो जब बेल बजेगी तो क्या बेल की आवाज बाहर आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि जब मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो इस एक्टिविटी से हम यही प्रूव करते हैं कि जो साउंड होता है दैट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, तो इसके कंक्लूजन क्या है, साउंड रिक्वायर मीडियम लाइक एयर टू ट्रेवल, इट कैनॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में वो प्रोपोगेट नहीं कर सकती। ये एक्टिविटी कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर पूछ ली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी और है, तुम्हें स्कूल में कराई होगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क को जब तुम ऐसे मारते हो ना, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? अरे सिंपल बात है, पहले होगा कंप्रेशन, हाई प्रेशर रीजन, फिर होगा रेयर फ्रिक्शन, लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम्स आपको दे रखे होंगे, ट्यूनिंग फॉग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिससे न्यूमेरिकल मेनली आते ही आते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम साउंड वेव के बारे में। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो एक टर्म समझना, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम ने यहां से शुरू करा, वो इधर गया, वो इधर गया, और वो वापस आ गया, तो ये हुआ एक पूरा ऑसिलेशन। अगर मैं तुम्हें ये वेव के हिसाब से समझाऊं, तो देखो मान लो वेव यहां से शुरू होती है और यहां पर खत्म होती है, तो ये एक हो गया पूरा ऑसिलेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। ये जो वेव है ना, ये एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर पा रही है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, अब ये बताता क्या है फ्रीक्वेंसी, देखो आपने सुना होगा एक टर्म होती है पिच, पिच बोलते हैं ना, हाई पिच लो पिच। तो अगर पिच हाई है ना, तो उसका रीजन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी।
यानी अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो पिच हाई होती है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच लो होती है। अब इसी चीज को आपको याद रखना है, जैसे जो वॉयलिन होता है, वॉयलिन आपने सुना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो ड्रम है, ड्रम उसकी पिच कम है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, आपकी मम्मी जब तुम्हें सुबह सुबह उठाती हैं तो उनकी आवाज कानों में चुभती है। क्यों? क्योंकि साइंस से बोलती है कि जो लड़कियों की आवाज होती है वो श्रिल होती है, श्रिल, श्रिल यानी पिच हाई। पिच क्यों हाई हुई? फ्रीक्वेंसी हाई थी, ठीक है ना। और लड़कों की आवाज श्रिल नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनकी जो पिच होती है वो लो होती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अगला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? इसका उल्टा, यानी डेफिनेशन याद रखना, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बस आपको फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर देना है, 1/f फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर देना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी जो नीचे वाली पोजीशन थी उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। ये डायग्राम देखो, अब ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल इतनी ऊंचाई पे गया, ऊंचाई पे गया ना, तो यही वाला जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक का, ये जो तुम देख पा रहे हो, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब अगर जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा ना, उतना ज्यादा जो आवाज है ना वो लाउड होगी, यानी तुम्हारे कानों में चुभने वाली है। ठीक है, तो ग्रेट एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू लाउडर साउंड। अगला आ जाता है वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ होता है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान समझना, क्रस्ट या फिर ट्रफ। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। देखो देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कि ये क्रस्ट है एक और ये दूसरा, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? यही तो कहलाएगा वेवलेंथ, है ना। या फिर दो ट्रफ ले लो, दो ट्रफ ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस, एक ही बात है। ठीक है, वेवलेंथ का सिंबल कुछ ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेव लेंथ है और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। साइन क्या होता है? लैम्डा, ये साइन होता है। ठीक है, अगला आता है स्पीड। स्पीड तो सिंपल सी बात है ना, कि डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम, उसको हम स्पीड बोलते हैं। तो अब यहां पर ना एक फॉर्मूला होता है जो कि डेरिवेशन के लिए बहुत बार पूछा जाता है, वो फॉर्मूला मैं तुम्हें फटाफट से बता रहा हूं। देखो, मुझे निकालनी है स्पीड, है ना, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होती है बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां पर क्या मैं डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। और टाइम की जगह क्या मैं टाइम पीरियड ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। अच्छा, क्या तुम्हें याद है 1/टाइम पीरियड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी? ये वाला फॉर्मूला याद है? तो क्या मैं वेलोसिटी यानी स्पीड को लिख सकता हूं लेमडा इंटू एफ, यानी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो ये 1/टाइम फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो ये फॉर्मूला आपके बन के आता है, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, याद रखना, अभी मैं दिखा भी दूंगा। स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार पूछा गया है क्वेश्चंस। देखो, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज दिस एंड फ्रीक्वेंसी इज दिस, फाइंड द स्पीड। कैसे निकालोगे? बस कुछ नहीं करना है, अरे भाई कुछ नहीं करना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना। बस तुम्हें अगर फॉर्मूला याद होता ना, तो तुम डायरेक्टली, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता, तुम डायरेक्टली निकाल देते। तो कितना आ गया? 320 मीटर पर सेकेंड, है ना। याद रखना, यूनिट क्या होता है स्पीड का? मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज 250 हर्ट्ज, फाइंड द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड निकालना है फ्रीक्वेंसी के बने, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, यानी 1/250। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? 0.004, मतलब 0.04 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर आ रहा होगा, जो भी आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में दिखाता हूं। अब ये पूरी की पूरी एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें क्या बोला है? फाइंड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताओ। तो साफ दिख रहा है कि ये जो ऊंचाई है ना, जो कि 5 सेंटीमीटर है, यही तो एम्पलीट्यूड है। दूसरा बोल रहा है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, जो कि है 2 सेंटीमीटर। तो ये रही भैया हमारी वेवलेंथ। अगला वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो, हमें ना फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है और वेवलेंथ भी है, बट एक चीज याद रखना, इस वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 100 से डिवाइड कर लो, राइट। तो कितना आ रहा है? 0.02, यही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, ये आ गया क्या आपका वेवलेंथ, और आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है जो कि 100 है। तो अब तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू 0.02 जो कि है वेवलेंथ। तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। लो भाई, हमारी वेलोसिटी भी आ गई। और ये वेव किस टाइप की वेव है? तो अब तुम मुझे कमेंट करके बता दो कि ये कैसी वेव है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। डायग्राम से तुम फटाफट से बता सकते हो। चलो
इतनी क्लियर है? ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। पिच किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सुपरसोनिक साउंड। सुपरसोनिक साउंड क्या है? अगर कोई भी स्पीड जो है ना, स्पीड मतलब सुपरसोनिक स्पीड, यानी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड, इट इज सेड टू हैव अ सुपरसोनिक स्पीड। इस स्पीड से ना जो रॉकेट्स होते हैं जो जेट्स होते हैं वो उड़ते हैं। अब इसी की वजह से एक चीज क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? जब कोई भी चीज इतनी तेज स्पीड से जाती है ना, तो बहुत तेज साउंड क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट अ सुपरसोनिक स्पीड, इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव इन द एयर। दिस शॉक वेव क्रिएट्स अ शार्प लाउड साउंड कॉल्ड सोनिक बूम। ठीक है जी, अब इस सोनिक बूम से होता क्या है? अगर आपके ग्लास वगैरह हैं, कांच है, तो कांच टूट जाएगा। तो याद रखना, हाई प्रेशर में शटर ग्लास कैन इवन डैमेज वीक स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी एकदम सेम ही है। एक होगी इंसिडेंट वेव, एक होगी रिफ्लेक्टेड वेव, एक होगी नॉर्मल। और यहां पे भी दो नियम होते हैं। दो नियम क्या बोलते हैं याद रखना, पहले तो डेफिनेशन देख लो। व्हेन अ साउंड वेव स्ट्राइक्स द हार्ड सरफेस, दे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, गया टकराया वापस आया। ठीक है, अब लॉ क्या है? दो नियम है। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, कि ये जो इंसिडेंट वेव है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। डायग्राम में आपको दिखा देता हूं कि यहां से जो वेव जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से जो वेव जाएगी वो कैसी वेव होगी? वो कहलाएगी इंसिडेंट वेव। यहां से जो वापस आएगी वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड वेव। बीच में यह है नॉर्मल। यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होंगे और ये तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगे। ये थे कुछ दो नियम, यानी टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है एको। एको क्या होता है? आप कहीं पहाड़ी पे गए होगे, आपने चिल्लाया होगा तो आवाज वापस आती है, यानी एको क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। तो एको की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, द फिनोमिना वेयर साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज हियर्ड अगेन, यानी वापस से आवाज आती है रिफ्लेक्शन की वजह से। अब एको की ना कुछ कंडीशन होती है। पहली चीज, एको तभी पॉसिबल है जब जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, यानी सामने कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कितनी दूर तक? 17.2 मीटर तक। तो याद रखना मिनिमम डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर है। अगर मेरे सामने एक पत्थर है जो कि 10 मीटर पे है, तो एको नहीं होगा कभी भी। एको के लिए नेसेसरी कंडीशन है 17.2 मीटर। दूसरी कंडीशन क्या है? कि मल्टीपल एकोज नहीं होने चाहिए, है ना? मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब एको क्या होता है? एको इज अ सिंगल रिफ्लेक्शन है। सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। ठीक है, अगली टर्म आती है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, यानी अगर तुमने बाथरूम में कभी गाना गाया हो तो आपको आपकी आवाज 2-3-4 बार सुनाई देती है, यानी आवाज गूंजने लगती है, तो उस गूंजने को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, यहां पे बार बार रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन से दिक्कत क्या होती है ना, अगर ये सिनेमा हॉल्स में होगा तो सिनेमा हॉल्स का जो एक्सपीरियंस है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसलिए सिनेमा हॉल्स क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि दे यूज साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल। कुछ ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं चेयर्स के ऊपर, फॉल सीलिंग के ऊपर, जिससे कि साउंड अब्सॉर्ब हो जाए और साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना? उसके अलावा कर्टेन्स यूज करते हैं, कुशन सीट यूज करते हैं, कारपेट्स यूज करते हैं, ताकि साउंड अब्सॉर्ब हो जाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला आता है द यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहां से एक पेपर में आपको सवाल दिख सकता है कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, क्या इसके कोई यूज भी है? तो बिल्कुल इसके यूज है। पहला यूज है मेगाफोन। आपने वो पिक्चरों में देखा होगा ना, पुलिस वाले भैया आते हैं, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम बाहर आ जाओ। तो वो जो मेगाफोन है ना, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, तुमने अगर देखा हो तो उसमें क्या होता है ना कि साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, बार 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 बार, और जो साउंड होता है वो एकदम सीधा जाता है, ताकि सिर्फ उससे सुनाई दे जिसको वो सुनाना चाहते हैं और साउंड डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ठीक है, तो मेगाफोन्स, हॉर्न्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर मैं मेडिकल के अंदर बात करूं तो वो जो स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर्स का, वो जो स्टेथोस्कोप है उसके अंदर भी, जैसे आपके वो यहां पे सीने पे लगाते हैं, तो वो जो आवाज आती है वो आवाज कैसे आती है? उसके अंदर पाइप होता है, पाइप में ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और तब जाके उनके कानों तक वो आवाज पहुंच पाती है। तो ये हो गया स्टेथोस्कोप। एंड थर्ड क्या है? अकाउस्टिक डिजाइन ऑफ द हॉल्स,
यानी जो मूवी हॉल्स होती है ना, अगर आपने कभी उसकी फॉल सीलिंग देखी हो, छत देखी हो, तो छत पता है कैसी होती है, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। छत कर्व्ड होती है, क्यों होती है? ताकि ताकि जब साउंड ऊपर जाए, टकराए, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी सबको बराबर आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे वालों को ज्यादा आ रही है, पीछे वालों को कम आ रही है। ऐसा होगा तो एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना तीसरा पॉइंट क्या है, इन द अकाउस्टिक डिजाइन ऑफ द हॉल लाइक सिनेमा हॉल, कॉन्सर्ट हॉल, सीलिंग आर ऑफन कर्व्ड, यानी सीलिंग को कर्व किया जाता है। रीजन क्या होता है? बराबर साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो अगला टॉपिक है द रेंज ऑफ हियरिंग। देखो, क्या इस दुनिया के सारे साउंड तुम सुन सकते हो? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते। हम सिर्फ एक रेंज के साउंड सुन सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और वो रेंज क्या होती है? वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अगर कोई भी साउंड 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड। क्या बोलते हैं बेटा? इंफ्रा साउंड। ठीक है, इसका एग्जांपल है अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आने वाला होता है ना, तो एक साउंड क्रिएट होता है जो कि हम नहीं सुन पाते, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड। एक साउंड होता है अल्ट्रासाउंड, जब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है, तब मैं उसको बोलता हूं अल्ट्रासाउंड। अभी अल्ट्रासाउंड ना कुछ ऑर्गेनिज्म सुन सकते हैं, जैसे कि बैट यानी चमगादड़ जो होते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल्स और भी होते हैं जो कि इन साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, और उसी की मदद से वो नेविगेट करते हैं, यानी जो चमगादड़ होता है ना, वो अल्ट्रासाउंड की मदद से ही उड़ता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया कि अल्ट्रा और इंफ्रासाउंड क्या होता है। अब अल्ट्रासाउंड के ना हमारे लिए बहुत सारे यूजेस हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। पहला यूज, क्लीनिंग। देखो, वो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो जो चिप्स होते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह हो जाता है, तो उसको क्लीन वैसे तो कर नहीं सकते नॉर्मली, तो अल्ट्रासाउंड को भेजा जाता है उसके अंदर। अब अल्ट्रासाउंड क्या करता है? इतना खतरनाक होता है अल्ट्रासाउंड कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, उन पार्टिकल्स को वो मूव करा देता है और उस चिप से रिमूव करा देता है। ठीक है, तो याद रखना, अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज्ड टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स लाइक स्पाइरल ट्यूब्स, इररेगुलर कंपोनेंट्स, बाय रिमूविंग डस्ट, ग्रीज एंड डर्ट। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है? फ्लॉ डिटेक्शन। देखो, फ्लॉ डिटेक्शन यानी जब भी कोई ब्रिज बन रहा होता है ना, उस ब्रिज में क्रैक है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं? अल्ट्रासाउंड को भेजते हैं। अगर क्रैक होता है ना, तो उस जगह से अल्ट्रासाउंड वापस से आ जाता है, यानी रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, यानी फ्लॉ डिटेक्शन में भी काम आता है। उसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी, आपने सुना होगा, ईसीजी। ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, ये क्या होता है? अल्ट्रासाउंड से ना आपकी जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसकी इमेज निकाली जाती है, उसको हम बोलते हैं ईसीजी। एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी आपने सुना होगा, सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है? अल्ट्रासाउंड की मदद से आपके जो इंटरनल्स ऑर्गन होते हैं ना, उनकी इमेज निकाली जाती है, चेक किया जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो दो मेडिकल यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड मेडिकल यूज है किडनी स्टोन। अगर किडनी स्टोन हो जाता है, तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, ये इतना पावरफुल होता है कि इस किडनी स्टोन को ब्रेक कर देता है, यानी तोड़ सकता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स इनटू फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ सकता है। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड के 5 यूजेस तुम्हें याद रहने चाहिए। अब आता है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है सोनार। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये कहां पर यूज होता है? जो शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, ये यूज करती हैं। तो सोनार में होता क्या है, ध्यान से देखना। ये एक शिप है, ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक डिटेक्टर है। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा ना, ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अब सिग्नल जाएगा, साउंड जाएगा, साउंड जाएगा, साउंड जाएगा, टकराएगा जहां पे भी बॉटम होगा, समुद्र की गहराई में टकराएगा, और वापस आएगा, वापस आएगा, और डिटेक्टर क्या करेगा? उसको डिटेक्ट कर लेगा। इससे होता क्या है ना, ये चेक किया जाता है कि आखिर समुद्र कितना गहरा है, यानी डेप्थ चेक करी जाती है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग तो तुम समझ सकते हो। वर्किंग क्या होती है? अल्ट्रासाउंड वेव्स आर इमिटेड इनटू वाटर, पानी में डाली जाती है। वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न, और उससे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आखिर गहराई कितनी ज्यादा है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आता हूं एप्लीकेशन पे, और फिर तुम्हें एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन, मेजरिंग सी डेप्थ जैसे मैंने आपको बताया, समुद्र की गहराई नापनी है। दूसरा, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, यानी अगर कोई सबमरीन है, उसको पानी के अंदर जाना है, तो चेक करता है कि अंदर कुछ है तो नहीं, क्या कोई आइसबर्ग तो नहीं आ गया है बीच में, तो वो इस वजह से अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के काम आता है। अगला, ये जो टेक्निक है ना, ये सोनार वाली, ये टेक्निक ना कुछ एनिमल्स भी यूज करते हैं, जैसे कि बैट, एंड एक एनिमल होता है परपोइसिस। तो ये क्या करते हैं ना, जैसे बैट जो होता है वो अल्ट्रासाउंड को रिलीज करता है, अल्ट्रासाउंड कहीं से भी टकरा के वापस आता है, तो बैट क्या करता है? उस चीज से मुड़ जाता है ना। मान लो सामने कोई पोल आ गया, तो बैट का अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट करता है, उसको पता चल जाता है कि पोल कितनी दूर है,
और वो मूव कर जाता है। ऐसी एक और ऑर्गेनिज्म है पोर्पोइसिस। पोर्पोइसिस यूज अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेटिंग एंड फॉर फाइंडिंग फूड इन द डार्क डीप वाटर, क्योंकि वो बहुत गहराइयों में रहता है तो इस वजह से वो उसके अंदर फूड को ढूंढने के लिए इसका यूज करता है। ठीक है, सोनार के एप्लीकेशन भी समझ गए। अब डायरेक्टली आ रहे हैं सोनार का। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, सोनार डिवाइसेस सेंड एन अल्ट्रासाउंड पल्स टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी, द echo received back after 2 सेकेंड। यानी उसने भेजा तो जो ओवरऑल टाइम लगा, नीचे गया और ऊपर आया, जो टाइम लगा वो था 2 सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पहले साउंड नीचे गया होगा, फिर ऊपर आया होगा, तो ओवरऑल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा? इमेजिन करो, ये जो डेप्थ है ये है डी। ठीक है, तो पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, यानी जो ओवरऑल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा वो है 2d। हाँ है ना? ठीक है जी। अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड कितनी है? 1500। ओवरऑल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? डिस्टेंस ट्रेवल करा 2d, और कितना टाइम लगा उसे ओवरऑल? वो है 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा और d आ जाएगा 1500। यानी जो ओवरऑल डेप्थ है ना पानी की, वो कितनी है? 1500, यानी 1500 मीटर इज दी डेप्थ ऑफ दी सी। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये एक एको का क्वेश्चन है, ये भी देख लो। द ड्रॉइंग शोज द शिप, यानी ऐसे इमेजिन करो, ये जो शिप है ना, यहां पे एक फायर हुआ, एक गन चली। ठीक है, अब जब गन चली ना, तो 5 सेकंड के बाद लोगों को उस गन की आवाज वापस आई। कैसे आई होगी? यहां से गन की आवाज गई होगी, इस पे टकराई होगी, और टकराने के बाद उसे वापस आई होगी। तो इसमें कितना टाइम लग गया? इसमें हमें गिवन है कि ओवरऑल टाइम लग गया 5 सेकंड। तो हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इफेक्ट। ये इफेक्ट कौन सा है? एको, इको, इको, एको, याद है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट द क्लिफ, क्लिफ से टकराया और रिफ्लेक्ट कर गई। हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन 5 सेकंड, कितना ट्रेवल करा साउंड ने 5 सेकंड में? 800। देखो 800 प्लस 800 यानी 1600। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस जो साउंड ने ट्रेवल करा है वो है 800 प्लस 800 यानी 1600, और जो टोटल टाइम उसे लगा है वो हमें गिवन है 5 सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लो और ये आ जाएगा आपकी स्पीड ऑफ द साउंड। चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये रैपिड रिवीजन मजा आया हो, समझ आया हो, और आपके एग्जाम्स भी बहुत बेहतरीन जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका कमेंट में आंसर देना। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।